नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी में एक बड़ी हलचल है। बीजेपी की राज्य इकाई ने कई दिन पहले 6 नामों का एक पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ने 10 नाम और दावेदारों की सूची में शामिल कर दिए हैं। इस तरीके से बीजेपी के पैनल में 16 नाम हो गए। अब सवाल ये उठता है, आखिर बीजेपी को 6 से 16 नाम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या जो 6 नाम पहले भेजे गए थे वो किसी काम के नहीं है? उनमें से किसी एक के पास भी जीत की गारंटी नहीं है, और अगर वो नाम किसी काम के नहीं है तो ये जो 10 नाम है उनमें से कौन कौन काम के हैं और इन 10 नामों में कौन कौन शामिल है? ये कुछ सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पूरी की पूरी कमान अपने हाथ में क्यों ले ली है? आइए बात इन्हीं बिंदुओं के आसपास करते हैं। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने पहले केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को 6 नाम भेजे, जिनमें आशा नोटियाल, ऐश्वर्या रावत, कुलदीप आजाद नेगी, चंडी प्रसाद भट्ट और कर्नल अजय कोठियाल शामिल रहे। अब केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व सीडीएस बिपिन रावत की बेटी कीर्तिका और तारिणी, दिनेश बगवाड़ी, शकुंतला जगवान के साथ साथ और भी कुछ नामों को उत्तराखंड की जो केदारनाथ सीट पर उपचुनाव है उसके पैनल की सूची में शामिल किया है। उत्तराखंड बीजेपी से इन नामों पर फीडबैक मांगा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने हिंदुस्तान अखबार को बताया है, केंद्रीय हाईकमान भेजे गए नामों के पैनल के साथ साथ और भी कई नामों पर फीडबैक मांग रहा है। यानी बात साफ है, हो सकता है केदारनाथ में बीजेपी की ओर से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है, आखिर बीजेपी को केदारनाथ में चिंता किस बात की है? क्या ये 6 नाम जो पैनल में भेजे गए हैं इनमें से कोई भी जीत की गारंटी के तौर पर बीजेपी को नहीं दिख रहा है? आप केदारनाथ विधानसभा सीट के 2 समीकरणों को समझिए। एक, केदारनाथ सीट किसी राजनीतिक दल के बजाय व्यक्ति की राजनीति को अधिक तरजीह देती रही है पहले से ही। आप 1990 से पहले की राजनीति पर ध्यान देंगे तो नरेंद्र सिंह भंडारी और गंगाधर मैठानी यहां से लगातार जीतते रहे हैं। भले ही उन्होंने किसी भी दल को ज्वाइन किया हो, वो निर्दलीय भी और किसी न किसी दल के साथ जुड़कर भी कभी वो जीतते रहे। राम लहर के बाद 1991 के चुनाव से केदारनाथ सीट का मिजाज कुछ बदला है। इसके बाद से बीजेपी अधिक जीती है, लेकिन व्यक्ति को तरजीह देना यहां के वोटर ने नहीं छोड़ा। आशा नोटियाल, शैलालानी रावत, मनोज रावत, कुलदीप रावत जैसे नाम यहां पर एक निश्चित वोट बैंक के साथ अपना अपना वर्चस्व रखते आए। 10 से 13 हजार के करीब वोट इन लोगों को निर्दलीय खड़ा होने पर भी मिलता रहा है। अब यह सवाल हो सकता है कि शैलारानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत के साथ मां के समर्थकों का कितना वोट आगे साथ जाएगा, यह तो पता नहीं। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें तो यह वोट साथ रह सकता है, क्योंकि राजनीति में सहानुभूति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बीजेपी इसी फैक्टर को समझकर उत्तराखंड में पहले के उपचुनाव जीतती रही है। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को डर यह है, मौजूदा समीकरणों के हिसाब से ये जो 6 नाम है जो पहले पैनल में भेजे गए, इनमें से किसी एक को टिकट मिलने पर अगर बाकी में से कोई बागी हो जाता है, खासकर आशा नोटियाल अगर उनको टिकट नहीं मिलता और अगर कुलदीप सिंह रावत को टिकट नहीं मिलता, जैसे कि लग रहा है बागी हो सकते हैं, तो 10 से 13 हजार वोट की टूट हो जाएगी सीधे सीधे, जो कि बीजेपी की हार का कारण बन सकती है। आप 2017 के चुनाव को याद कर सकते हैं, उसके परिणाम को याद कर सकते हैं, कौन किस भूमिका में चुनाव लड़ रहा था ये याद कर सकते हैं। यही कारण है बीजेपी यहां पर एक ऐसे चेहरे को खड़ा करना चाह रही है जो अभी तक के मौजूदा सभी चेहरों पर भारी पड़ जाए। इसी कारण कुछ विकल्प टटोले जा रहे हैं। वैसे कहा यह जा रहा है जिस चेहरे को अभी टिकट दिया जाएगा उसको 2027 में रिपीट नहीं किया जाएगा जब प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन राजनीति में आगे क्या होगा यह बहुत मायने नहीं रखता है, इस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। केवल राजनीति में वर्तमान ही देखा जाता है, वर्तमान के समीकरण देखा जाता है, महत्वपूर्ण वर्तमान की सिचुएशन होती है। फ्यूचर में क्या होगा इस पर राजनीति में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। बीजेपी की चिंता एक और है, और इस चिंता का कारण है गणेश गोदियाल। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने पूरी तरीके से रुद्रप्रयाग जिले में ही डेरा डाल दिया है। यह चुनाव उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वह लगातार वहां पर
चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी लोगों से मिल रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। अपने दल में भी हरीश रावत ने भी गणेश गोदियाल का नाम आगे कर दिया है। कर्ण मेहरा इस चुनाव में थोड़ा पीछे खड़े हुए दिख रहे हैं, गणेश गोदियाल आगे मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी के पास गढ़वाल में जो बड़े नेता है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं जैसे गणेश गोदियाल दिख रहे। अगर कांग्रेस यह चुनाव जीत जाती है तो गणेश गोदियाल का कद कांग्रेस में बहुत अधिक बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि बद्रीनाथ के बाद उनकी राजनीति और रणनीति की यह दूसरी बड़ी जीत हो जाएगी इसी क्षेत्र में। इसीलिए गणेश गोदियाल को इस चुनाव में अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है। वो किसी की सुनने के मूड में तो दिख नहीं रहे हैं। बीजेपी को इससे चिंता होगी ही, यह एक स्वाभाविक सी बात है। वैसे यह चुनाव बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बन रहा है, क्योंकि वो इस क्षेत्र से नए नए सांसद चुने गए हैं। बद्रीनाथ का उपचुनाव उनके सांसद बनने के बाद बीजेपी हार गई। अगर यह चुनाव भी इधर उधर हो गया तो अनिल बलूनी से जवाब देते हुए नहीं बनेगा। क्योंकि आखिर उनके संसदीय क्षेत्र में एक के बाद एक 2 उपचुनाव बीजेपी कैसे हार गई। इस तरह से बहुत से समीकरण हैं जो पर्दे के पीछे बीजेपी में काम कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी इस चुनाव को लेकर कोई भी किसी भी किस्म का जोखिम मोल लेना नहीं चाह रही है। अब देखते हैं बीजेपी 2-4 दिन में किसके नाम पर मोहर लगाती है, क्योंकि नामांकन का जो आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है, वह 29 अक्टूबर है और आज 22 अक्टूबर हो चुकी है। इसीलिए देखते हैं बीजेपी किस चेहरे को केदारनाथ में उतारती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।